बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर गर्मा गर्म बहस चल रही है कि राना सनाउल्लाह साहब अपना मुकदमा प्ली कर रहे हैं और शहरियार अफरीदी अपना मुकदमा जो है वो प्ली कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुरान पाक जो है वो लाया गया और उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत हो रही। ठीक है, उनके अपने अपने रिजर्वेशंस हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये ऐवान है, अवाम की मुंतखब नुमाइंदगी है वहाँ पे। लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान के इस ऐवान को पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात नहीं करना चाहिए? क्या ये ऐवान जो है वो पाकिस्तान के अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मुश्किलात हैं, महंगाई, अफरात ज़र है, बेरोज़गारी है, गुर्बत से की लकीर के नीचे लोग जिस बड़ी तादाद में चले गए हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके ऊपर भी इस ऐवान में बात नहीं होनी चाहिए? ये बहुत ही अहम सवालात हैं और बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि ये गैर अहम बातें होंगी, सियासी तौर पे बहुत अहम बातें होंगी, लेकिन अवाम जो है वो पार्लिमान की तरफ किसी और तरह से देख रहे हैं इस वक्त, जबकि पाकिस्तान की मईशत बहरान का शिकार है। 2020 यानी जनवरी का ये महीना है, अगला साल ये साल जो है ये कैसा होगा? पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी कि नहीं होगी? इशारे क्या कहते हैं? महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? बेरोजगारी में इजाफा होगा? खत्ते गुर्बत से लोग ज्यादा नीचे जाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं। अवाम जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी कोई रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वजीर आजम ने हाल ही में ये कहा था कि 2020 के साल के अंदर 2020 के अंदर पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। क्या वजीर आजम के जो एम्बिशंस हैं वो क्या है, मईशत के बारे में क्या ख्यालात हैं, एक झलक आपको दिखाते हैं और फिर इसके ऊपर माहिराना राय भी लेंगे। जरा सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। हमने 1 करोड़ नौकरियों का लोगों के ऊपर वादा किया, वो है हमारी हाउसिंग पॉलिसी, क्योंकि 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिलेटेड है हाउसिंग के साथ। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा मिला, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, बहुत बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है आज कि हमारा रुपया सिर्फ 35% गिरा। ये हो सकता है अगर आज 155 का डॉलर है, ये 300 पे भी जा सकता था, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। हमारा ये साल मुश्किल गुजरना था। कोई भी इदारों को इतना नहीं एकदम ठीक कर सकता कि प्रॉफिट पे चला जाए, ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह जो ये साल था 2019 का, इसमें हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। जो 2020 का साल है, इंशाल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। ये कैसे होगा? यानी ये बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ नौकरियां और तरक्की का साल है, आगे बढ़ने का साल है। ये बहुत अच्छी बात है कि वजीर आजम ये सोचते हैं, मगर ये मुमकिन कैसे होगा? अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट उन्होंने जारी किया, उसमें पाकिस्तान की जो माशी तरक्की की रफ्तार है वो मजीद कम कर दी गई, यानी एक्सपेक्टेशन है कि वो कम होगी। और नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो इक्तिसादी शरह नमू है वो भी 2.4% तक रहने का इम्कान है। 2.7 की प्रेडिक्शन जो है वो की जा रही थी। इसी तरह से महंगाई की शरह इस रीजन में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रहने का इम्कान है और बताया जा रहा है कि होगी। टैक्सों की जो वसूली है उसके निजाम में इस्लाहात ना होने की वजह से भी मालियाती खसारा जो है उसमें इजाफा होगा, ये आलमी बैंक कह रहा है। और आलमी बैंक इस रीजन में बांग्लादेश की इकॉनमी को 7%, भारत की 5% और पाकिस्तान की जो है उसको 2.4% तक दिखाई दे रहा है, उसको बता रहा है। तो ये सब कुछ कैसे होगा? खुद मुशीर तजारत जो है उन्होंने हाल ही में एक तकरीब में कराची में खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो शरह नमू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रज़ाक दाऊद साहब ने कहा। फिच की रिपोर्टिंग भी अभी आई है, रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी B- जो है वो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बेहतर करार दिया है। लेकिन ये सारे जो अशारिये हैं वो पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी के ऊपर कितने असरअंदाज होंगे, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही मोतबर पैनल है। जनाब डॉक्टर हफीज पाशा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन जो तज्जिया निगार हैं, तबसरा करने वाले और लिखने वाले मईशत पे, उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। सर बहुत शुक्रिया। जनाब फरहान बुखारी साहब हमारे साथ हैं जो कि फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखते भी हैं और सियासत और मईशत दोनों को कवर करते हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब इशफाक हसन खान साहब, डॉक्टर इशफाक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नस्ट के डीन है और बड़ा नाम है अगेन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर देखा जाए। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का भी। सर
सबसे पहले पाशा साहब आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप क्या कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि 2020 बहुत अच्छा होगा, वो किन बुनियादों के ऊपर आपको लगता है कि 2020 पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर साल बन सकता है पिछले साल की निस्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नया साल का आगाज हुआ है और इस वक्त हालात क्या हैं, जरा उस पर हम गौर फरमा लें। जी, पहली तो बात यह है कि जो अभी आदाद शुमार आए हैं उसके तहत खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इस वक्त 22% इजाफा है। ये पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा इजाफा है। अब आप सोचिए इसका जो असर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो एक हमारे पाकिस्तान के टिपिकल घराने पर कितना नहीं हो चुका होगा। दूसरी तरफ आप पैदावार देखें तो सनती पैदावार में पहले 4 महीने में 6.5% कमी आ चुकी है। और जो अफसोसनाक बात है कि पहले 6 महीने में हमारे बरामदात में सिर्फ 3% इजाफा हुआ है। अगर शरह नमूद सिर्फ 2.4% रहती है तो हमारी आबादी का इजाफा भी 2.4% है, यानी कि फीकस आमदनी में इस साल कोई इजाफा होने के कोई इम्कानात नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए अफरात ज़र में तेज़ रफ्तारी आना, पैदावार में कमी होना, तो ये आगाज तो बड़ा मुश्किल है। बस हम यही कह सकते हैं कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकेंगे, मगर इस वक्त खतरा इस बात का भी है कि हालात खराब रहेंगे, इसलिए कि आप इस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में हैं और IMF ने जो आपको टारगेट्स दिए हैं वो बहुत सख्त हैं। और आने वाले, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, आपको बजट के खसारे को फिर से बहुत कम करना पड़ेगा जिस तरह आपको इस साल कहा गया है। और खतरा इस बात का है कि इस आने वाले बजट में फिर से आपको नए टैक्सेस जो हैं तकरीबन 700 से 800 अरब और डालने पड़ेंगे। तो इन हालात में, हालात जो हैं, जरा इस वक्त कहना कि शायद बेहतरी आ जाए ये बहुत प्रीमेच्योर होगा। बस हम दुआ ये करें कि हालात इससे भी ज्यादा खराब ना हो जाए। अच्छा, अब पाशा साहब, अगर 700 या 800 अरब के टैक्सेस लगाए जाते हैं तो पाकिस्तान के आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं लगाए जाते तो IMF बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब इस सूरत हाल का क्या नतीजा क्या निकल सकता है? कहाँ कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान कर सकता है कि इस सिचुएशन से निकल सके? देखिए, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन है वो पिछले कुछ हफ्तों में बेहतरी तो यकीनन आई है, मगर अभी भी मुश्किल से हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने का इंपोर्ट कवर देते हैं आपको। और आने वाले हफ्तों में कर्जों की वापसी की रफ्तार बढ़ जाएगी, तो ये खतरा रहता है कि हमारे रिजर्व्स कम रहेंगे और हमें इसी, जिसे कहते हैं कि एडजस्टमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप IMF से हट जाते हैं इस वक्त, तो आपको हटने से पहले एक बहुत ही मुनासिब और केयरफुली आपको प्लान करना पड़ेगा ताकि हालात ऐसे ना हो कि आपके रिजर्व्स पे असर पड़े। अलबत्ता हुआ यह है कि हुकूमत ने अपने नेगोशिएशंस में पहले एक साल और अगले साल भी बहुत ही सख्त टारगेट्स एक्सेप्ट कर लिए। ये 3 साल का प्रोग्राम था। अब आप सोचिए कि हमें तिजारती खसारा, हमने ये कहा है कि पहले साल में ही हम पूरा कम कर देंगे, फिर अगले 2 साल हम बस उसको उसी लेवल पे रखेंगे। जी, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि नेगोशिएशंस में इसको आप 3 साल के प्रोग्राम के तौर पर ट्रीट करते और जो एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा फैलाते। अब फंस गई है हुकूमत और इसलिए इनके पास कोई खास फिस्कल स्पेस यानी कि गुंजाइश नहीं है कि वो मैसिव रिलीफ
प्रोवाइड कर सके। हमें बस दुआ करना है कि किसी तरह से हालात और खराब ना हो और आहिस्ता आहिस्ता उनमें कुछ बेहतरी अच्छा आना और शुरू हो सर FATF की तलवार भी लटक रही है, मार्च में उस पर भी रिव्यू होना है, उसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मेरा ख्याल ये कि हुकूमत ने मेहनत की है और अलबत्ता पिछले दिनों हमें ये बताया गया कि तकरीबन 150 सवाल पूछे गए थे, उनके जवाब भी भेज दिए गए हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि अल्लाह के फजल से हम अगर ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकामयाब हुए तो उसके बरक्स ये ना हो कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि ब्लैक लिस्ट का खतरा ख़त्म हो चुका है। ठीक, चलें, ये तो अच्छी बात है। सर अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, फिर मैं बाकी पैनल के पास जाऊंगी कि आपको लगता क्या है कि क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि मईशत में बेहतरी आ सकती है? करना क्या है अर्जेंटली? दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं जी। एक्सपोर्ट्स यानी कि बरामदात पे रुझान, देखिए हमने करेंसी को 35% से ज्यादा गिराया पिछले साल, मगर उसके बावजूद इस सिर्फ 3% इजाफा है एक्सपोर्ट्स में। आपने नामुनासिब आपने स्टेप्स लिए, आपने जीरो रेटिंग पूरा कम कर दिया, आपने रिफंड्स का निजाम ठीक नहीं किया। जब तक आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होगा तो आप सस्टेनेबल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ रुझान कुछ हद से ज्यादा टैक्सेस के बढ़ाने पर है। उसके बरक्स हमारी उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट इस साल बजट में अपने करंट एक्सपेंडिचर में कोशिश करेगी कि सख्त इकोनॉमी ड्राइव लाए, मगर उसके बरक्स 30% इजाफा है आपके करंट एक्सपेंडिचर में अगर आप डेट सर्विसिंग और डिफेंस को निकाल लें। तो गवर्नमेंट तो फैल रही है, नए नए मिनिस्ट्रीज और खड़े हो रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है इस वक्त। तीसरी तरफ जो हमारा तरक्याती अखराजात हैं यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जी, उसको विद इन बजट लिमिट तेजी से बढ़ाएं। आपको हैरत होगी कि पहले 3 महीने में सिर्फ 8% आपने बजट का खर्चा किया था, और अब अंदाजा इस वक्त मेरा है कि तकरीबन मुश्किल से पहले 6 महीने में 30% आपने खर्चा किया है अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बजट लिमिट है 700 अरब की। और आखिरी चीज जो है बहुत जरूरी है वो ये कि आपने अपने एहसास प्रोग्राम और BISP को तेजी से फैलाना है। पहले 3 महीने में आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे सिर्फ 5 अरब खर्च किए, जबकि 180 अरब का बजट है। आपने 8 लाख लोग कम कर दिए, आपको तो 20 लाख लोग बढ़ाने चाहिए थे। बिल्कुल। तो बजट के अंदर रहते हुए एहसास प्रोग्राम BISP इनको तेजी से फैलाएं, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करें और इससे जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस तरह प्रायोरिटीज होनी चाहिए और उसके नतीजे में हालात कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकते हैं। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। इशफाक साहब, आपको ये जो 3 चीजें हैं और फिर मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस और मुआशी टीम, आपको लगता है कि ये सब हो पाएगा जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि करना चाहिए? देखें, IMF के प्रोग्राम में जब कोई मुल्क चला जाता है ना, तो उसके अपनी जो पॉलिसी लेने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। आपने वही काम करना जो आपको दिया गया है, आप सिर्फ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल में पाशा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दिस प्रोग्राम वाज वेरी बैडली नेगोशिएटेड, वेरी बैडली नेगोशिएटेड। मुझे लफ्ज़ नेगोशिएशन कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक कहीं नेगोशिएशन हुई नहीं है। जो वो लेकर आए थे IMF की, जब हमने उनको अप्लाई किया था सितंबर 2019 में, बल्कि 18 में, सॉरी, तो जो उनका ओरिजिनल जो लेकर आए थे नेगोशिएशन करने के लिए, बस उससे बिल्कुल नहीं हटे नहीं है पीछे। तो कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। आखिर में आकर जब टीम को बदला गया तो मेरे नज़दीक एक तरफ IMF वाशिंगटन था और एक तरफ IMF पाकिस्तान था, क्योंकि वो दो लोग मुज़ाकरात थे, यानी आपस में मुज़ाकरात तो हुए नहीं है। तो जो दिए गए वो ले लिए गए।
شاید ہم اتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہو چکے تھے کہ ہم اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کر پائے، جس میں تیزی سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا، میسو ایڈجسٹمنٹ ان کرنسی جو ہم نے کیا ہے، اور کی وجہ سے، اور پھر یہ پاگلوں کی طرح ہم نے گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، 200% سے زیادہ ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں، تقریباً 40-50% کے قریب بجلی کی قیمت بڑھی ہے، بلا اٹھے ہیں بلوں کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کرنا ہے، اور بالکل یہی کرنا چاہیے تھا۔ کیا جو راستہ اپنایا گیا ہے وہ راستہ صحیح تھا، یا یہی رزلٹ ہم حاصل کرتے کسی اور طریقے سے؟ تو جو راستہ اپنایا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ IMF کا دیا ہوا راستہ تھا کہ آپ اپنی معیشت کے دروازے کو بالکل بند کر دیں۔ جب دروازہ بند ہو جائے گا، معیشت بالکل ایک جگہ پہ منجمد ہو جائے گی، تو نہ آپ کو امپورٹ کی ضرورت ہوگی، تو آپ ڈالر بچائیں گے اپنا، آپ کا ٹریڈ بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی۔ تو ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری لائی ہے، 76% جو بہتری ہے وہ امپورٹ کو کمپریس کر کے کیا گیا ہے۔ اور جب آپ ہمارے دیکھیں کتنا بڑا کنٹراڈکشنز ہے، جب آپ برآمدات ہی کم کر دیں گے، درآمدات کم کر دیں گے، ایکسپورٹس اس کے امپلیکیشن بتا رہا ہوں، اور آپ امپورٹس کو کم کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کی امپلیکیشن میں بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی پاکستان کے سائٹ سے نیگوسیشن کر رہا ہوتا تو وہ یہ ضرور بتاتا IMF والوں کو کہ جو آپ ٹیکس کا ٹارگٹ دے رہے ہیں اور یہ جو راستہ آپ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کا کر رہے ہیں، یہ دونوں میں آپس میں بڑا سیریس کنٹرڈکشن ہے۔ 40% ریونیو FBR کا وہ امپورٹ اسٹیج سے آتا ہے، اور امپورٹ کو ہی آپ نے کرو کر دیا تو ریونیو آئے گا کہاں سے؟ اچھا، آپ اس میں معاشی ٹیم کے، جیسے ابھی ہم سن رہے ہیں شبر زیدی صاحب کی تو خیر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ میں کوئی جھگڑا وگڑا ہے، لیکن اطلاعات بہت زیادہ ہیں کہ FBR کے اندر اور ان کی معاشی ٹیم کے اندر پرائم منسٹر کی جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں۔ کیا اس کا تعلق یہی ہے کہ آپ نے بہت ایمبیشیس ٹارگٹس جو ہیں وہ مقرر کیے تھے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس وقت؟ آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں میری بات ہوئی تھی۔ مصیبت میرے خیال میں ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور بالآخر ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے، انہوں نے جو ٹرانزیشن انہیں کرنی چاہیے تھی ڈی چوک سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ تک، اپوزیشن میں کئی چیزیں انہوں نے کہیں، کئی وعدے کیے، کئی باتیں کی۔ جب آپ حکومت سازی میں آتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، تو وہ پھر ایک صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ میرے خیال میں اس ٹرانزیشن میں ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور کئی باتیں ابھی بھی کہی جاتی ہیں، مثلا بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹارگٹس دیے جاتے ہیں کہ جناب سال کے آخر تک یہ ہو جائے گا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے پہلے فرمایا کہ جی کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر نیگوشیٹ کرتا، وہ مصیبت یہ ہے کہ وہ جتنوں نے بھی نیگوشیٹ کیا وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے جن لوگوں نے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کی ہیں، انہوں نے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو بالکل ایک طرف رکھ کے اور اس اگریمنٹ پہ سائن کروا دیا، حکومت سے کروا دیا۔ اس وقت ملک میں جو بحران ہے کئی فرنٹس پہ ہے، پاکستان کی زرعی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے بالکل، اور اس وقت نہیں لگتا کہ حکومت اس شعبے کو دیکھ رہی ہے جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کی آدھی پاپولیشن کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ کی کاٹن کراپ فیل ہو گئی ہے، آپ کی رائس کی کراپ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، میز کی کراپ متاثر ہوئی ہے، جو ویٹ کی کراپ ہے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس کے اوپر بھی فخر امام صاحب کی ایک کمیٹی نے ریکمینڈ جو کی تھی سپورٹ پرائس، وہ ابھی تک میرے خیال میں آخر میں آ کے اس سے کچھ تھوڑی کم تک وہ انکریز ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ انفلیشن کی وجہ سے، کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے زمیندار چلا رہے ہیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں خاص طور پہ ملک کے طول و عرض میں، ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ بالکل۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے
تو پھر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کیپیبلٹی رکھتی ہے, صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اس سے نکل آئے, اور اگر نہیں نکل آئے گی تو اس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے پاکستان کے آزاد ترین معاشی تجزیہ نگاروں کے ساتھ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب, عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے, مثلا یہ حماد اظہر صاحب کا میرے سامنے ایک بیان ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 15 مہینے کے بعد موڈیز نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کہا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کمی قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں ہے. 73% کمی وہ کہہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں یہ ہوگی, کوٹ ان کوٹ. یہ 20 دسمبر کا ان کا سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, یہ جو نمبر انہوں نے استعمال کیا ٹھیک کیا. ہاں, اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا؟ نہیں, جس طریقے ہی تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ جس طریقے سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ میں کمی کی ہے 73% جو کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہی تو روٹ کاز ہے پرابلم کا. ہم نے معیشت کے دروازے کو بند کر دیا. جب بھی میں نے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہم نے امپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں نا, تو بہتر تو باہر سے کچھ منگوا ہی نہیں رہے, اگر منگوائے تو پھر ہی کچھ ہو. اسی لیے ملک کا جو پہیہ ہے معیشت کے چلنے کا وہ بالکل اسٹیگنٹ ہو گیا ہے. یہ نہیں بتاتے ہیں پرائم منسٹر کو, ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ سر گروتھ ہمارا 2.4% یہ دنیا کہہ رہی ہے غالباً اتنا ہی ہوگا, اور ہم لوگوں کو نوکری نہیں دے سکیں گے. اس میں آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ انفارمیشن دی جاتی ہے, سلیکٹیو قسم کی, جس سے وہ خوش ہو جائیں اور ٹویٹ کر دیں. ان کو صرف کیا بتایا جاتا ہے, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں 73% کمی ہو گئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا ہے, بس. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ سر اکنامک ایکٹیویٹی ہمارے ملک میں بالکل بند ہو گئی ہے, ہمارا ایگریکلچر تباہ ہو رہا ہے, ہمارے کاٹن کے پروڈکشن جو 14 ملین بیلز ابھی ہوا کرتے تھے 8 میں آ گئے ہیں. بالکل کہیں پر کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ ہوا کیوں ہے. نہ کوئی پریشان ہے, نہ کوئی ایگریکلچر کا وزیر پریشان ہے, نہ ملک کا وزیر اعظم صاحب پریشان ہے کہ ہوا کیا ہے, واٹ وینٹ رانگ. اگر میں ہوتا تو میں تو کانفرنس بلا لیتا, تمام گورنر کر کے بتاؤ کہ واٹ وینٹ رانگ. لیکن کہیں پر نہیں ہے. پرائم منسٹر کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ سر بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, خاص کر فوڈ انفلیشن جو ہے 20-22% پہ چلا گیا ہے. پرائم منسٹر کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہم نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو ہائی رکھا گیا ہے, 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جب ہم بڑھاتے ہیں تو 0.7% انفلیشن بڑھتا ہے. پرائم منسٹر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ اس لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں کہ ہم نے انفلیشن کو کم کرنا ہے. بابا کم نہیں ہو رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے اپنی اسٹڈی کے مطابق جو ان کے ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جب بڑھاتے ہیں تو 0.7% افراط زر کی شرح بڑھتی ہے. تو کیا ہم یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جو بڑھایا ہے یہ افراط زر کی شرح کو بڑھانے کے لیے کیا ہے یا کم کرنے کے لیے کیا گیا؟ پرائم منسٹر کو تو کہا جاتا ہے کہ ہم کم کر رہے ہیں, کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہو بڑھ رہا ہے وہ. اور نتیجہ یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے ہر چیز مہنگی ہوگی, ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 70% جو مہنگائی بڑھی ہے نا, 70% جو کنٹریبیوشن ہے مہنگائی کے بڑھنے میں وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ہے, وہ ڈیویلویشن کا ہے. کم کیسے کریں گے, یہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ابھی سٹیج کے اوپر کیا کریں گے کہ یہ کم؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے, تمام پاکستان کے انڈسٹریز یک زبان ہیں. میرے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں جو جن کا کسی پارٹی پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرو نیچے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اب اوپر رکھنا جو ہے شاید ہماری مجبوری ہے, اور یہ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے باقر صاحب نے ایجپشن ماڈل یہاں لے آئے ہیں. اور وہ ایجپشن ماڈل کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو زیادہ رکھو, اور انہوں نے وہاں جا کر لنڈن میں بینکروں سے بات کی, فارن بینکروں سے, کہ آپ پیسے لاؤ, میں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اوپر رکھنا ہے, کرنسی کو بھی ڈیویلو نہیں ہونے دینا ہے. تو تم 1.5-2% پہ پیسے وہاں سے مارکیٹ سے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے یہاں پہ ڈالر مہنگا ہے, لہٰذا آپ یہاں پہ 12-13% پہ ریٹرن تمہیں ہم یہ دیتے ہیں. 10-12% کے اسپریڈ پہ دنیا میں کہاں کوئی آفر کر رہا ہوگا, اور وہ پاکستان میں ہے. یہ اور وہ بھی بیٹھے وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو اوپر رکھ کے $1.5 بلین ہم لے آئے, $1.6 بلین کے قریب, لیکن پوری پاکستان کی معیشت کو بند کر دیا. اب یہ اس کا کیا حل نکلے گا؟ مثلا ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری بھی جتنی اس وقت ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں, اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ ڈالر مہنگا ہے تو وہ انویسٹ کر رہے ہیں ڈالر کے اندر. اور یہ سرمایہ کاری جو ہے اس کے بارے میں اعداد و شمار مارکیٹ میں یہ ہیں کہ جون تک, یعنی اس
माली साल के आखिर तक ये 1.6 अरब डॉलर का भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये बढ़ के जून तक ये तकरीबन $3 बिलियन के नज़दीक पहुंचेगा और अगले साल इसके इजाफे की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ होगी अगर इसी तरह के हालात रहे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान एक अजीब से चुंगल में फंस गया है जिससे निकलना ना तो आसान है क्योंकि अब आप उसमें फंस गए हैं। कोई गैबी इमदाद कहीं से आ जाए, कोई तेल निकल आए, कोई गैस निकल आए, कोई और आपको खजाना कहीं मिल जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो क्राइसिस हमारे रीजन में शुरू हो रहा है या हो चुका है उससे तो पेट्रोलियम प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट फिर मतलब लोगों पे पड़ेगा। इसके अलावा देखिए एक मुमलिकत की मईशत और एक कंपनी की मईशत में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क होता है उसमें एक अहम फ़र्क ये भी है कि मुमलिकत की मईशत को चलाने वाले सियासी स्टेक होल्डर्स कौन हैं। आपके सूबा पंजाब में इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब की मौजूदगी में जितनी बेयकीनी की कैफियत है और उनके ऊपर जितनी तनकीद हो रही है वो माजी में कम से कम मैंने नहीं सुनी। कि इतनी नाअहल हुकूमत, वज़ीर आला के बारे में भी नाअहलियत का कहा जाता है और सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही और भी बहुत से लोग बिल्कुल लेकिन लगता ये है कि वफाकी हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने आंखें बंद की हुई हैं और वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इसी तरह चलेगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जाहिर है कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है इस वक्त, हालत बेहतर नहीं है, करना क्या चाहिए हमें, इसके ऊपर हम जरूर आखिरी पोर्शन में पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये तो सब हम तो रो रहे हैं या हम सब पाकिस्तान के आवाम की बात कर रही हूँ वो परेशान है, लेकिन करना क्या चाहिए हुकूमत को? जैसे अभी हफीज़ पाशा साहब ने 3 चीज़ें गिनवाई कि BSP को और इसको आप तेज़ करें ताकि थोड़ी सर्कुलेशन हो। आपके नज़दीक क्या करना चाहिए? देखें, अभी भी मैं समझता हूँ कि वक्त है, प्राइम मिनिस्टर के पास अभी भी 3.5 साल है, बहुत टाइम है, वो यहाँ से पीछे निकल सकते हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि वो अभी एलिस वेल्स भी आने वाली हैं, कम से कम उनसे भी बात किया जाए कि ये IMF के प्रोग्राम को रीसेट करने की ज़रूरत है। अगर पर्पस IMF के प्रोग्राम का है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना तो इस प्रोग्राम से कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है तो ये प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है उस लिहाज से, इसलिए इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम करें। क्या होगा इंटरेस्ट रेट को कम कर देने से? आपका इंटरेस्ट पेमेंट बच जाएगा। बजट में कितना रिलीफ मिलेगा आपको? 1% इंटरेस्ट रेट कम हो तो 200 बिलियन का आपको बचत हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। इस वक्त 3 से 4% इंटरेस्ट रेट हमें कम करना चाहिए, तो आपको 6 से 700 बिलियन आपके हाथ में आ जाएगा। आप उसको खर्च करें या उससे अपने बजट के खसारे को कम करें ताकि उतना आप कर्ज ना आप एक्यूमुलेट करें। तो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, इससे पाकिस्तान की मईशत भी चल पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है, ये पागलों की तरह गैस और बिजली की कीमतें हम बढ़ाए जा रहे हैं। रेजिंग यूटिलिटी प्राइसेस इज नॉट ए रिफॉर्म। कीमतें बढ़ाना रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं होता है। रिफॉर्म्स का मतलब है आप अपने प्रोसीजर को बेहतर करें, आप अपनी वर्किंग को बेहतर करें। कीमतें बढ़ाना कौन से रिफॉर्म्स है? अभी कहते हैं कि असद उमर अयूब साहब के 30 बिलियन जो है हर महीने सर्कुलर डेट में ऐड हो रहा था, अब 10 बिलियन हो गया। ये नहीं बताते कि इस ये जो बढ़ा है, ये कम हुआ है सर्कुलर डेट, ये कैसे कम हुआ है? ये रेट को बढ़ा कर किया, बिजली की कीमत बढ़ा के की है। 200% हमने गैस की कीमत बढ़ाई है। भाई अगर उस इदारे में चोरी हुई है, लूट मार हुआ है, तो उसकी सजा पूरी कौम को, पूरी मईशत को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यूटिलिटीज की प्राइसेस की तरफ तवज्जो दें। इसके बाद एग्रीकल्चर, ज़राअत, 42% वर्कफोर्स हमारा इनके साथ मुंसलिक है। एग्रीकल्चर आज खराब नहीं हुआ है,
पिछले 10-11 सालों से मुसलसल खराब हो रहा है। जो हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो तकरीबन आबादी में बढ़ने के रफ्तार के बराबर हो गया है, ठीक, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ट्रू। इसमें इतना पोटेंशियल है इस वक्त भी कि खासकर क्रॉप सेक्टर में, तो हमें ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन कोई दे रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉटन तबाह हो चुका है लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रहेगा। बिल्कुल। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, छोटी छोटी सनतें हैं, हाँ, लोगों उसके को- लिए जरूरी है कि आप जो है इंटरेस्ट रेट को कम करें। हाँ, टूरिज्म की ताकि हम लोग बात कर्जा करते लें हैं, आसान शराइत पे और अपना कारोबार कर ठीक है, उनसे सकें। पूछे जाके कि क्या करना चाहिए जब आपको। 90 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे 10 लाख और बेरोजगार हो जाएंगे तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या बनेगा? मतलब आपसे भी मैं कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आती ठीक है। हूँ। आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह सर्वाइव कर सकती है जिस तरह से चल रही है? देखें, ये तो बाय डेफिनेशन गुर्बत बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में 1.5 मिलियन के करीब लोग, नया नौजवान तबका हर साल जॉब मार्केट में जी। आता है। इनको नौकरी देनी है आपने तो आपकी मईशत शुड ग्रो बाय 7 to 8%। अगर ये 2-2.5% से ग्रो कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन सबको नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा देर तक और बेरोजगार इसके रहेगा। ज़ाहिर है तो कि फिर सियासी असरात भी मुरतब होंगे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो है जैसी भी है, तो क्या वो असरात क्या हो सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की सर्वाइवल का मामला नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान की सर्वाइवल रियासत का की मामला है। सर्वाइवल का मामला, बिल्कुल। और पाकिस्तान की सर्वाइवल भी जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चलता रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो होंगे, जब आप ज़्यादा लोगों को गुर्बत में धकेलेंगे, उसके असरात जो होंगे मुल्क में वैसे ही लाकानूनियत की एक लहर तो अभी भी बिल्कुल, चल रही crime है। rate हर जगह पे बढ़ गया है जब तो, उसमें हाँ। इजाफा होगा तो फिर आप क्या करेंगे? जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है उसमें मजीद इजाफा होगा तो आप क्या करेंगे? और इस मुश्किल को कम करने के लिए और इस मामले को हल करने के लिए जल्द कुछ